नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ्स गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त गौरव यादव। शुरू करेंगे आपका साइंस के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। जैसे आप देख रहे होंगे एक एक चीज़ का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो बायोलॉजी चल रही है। बायोलॉजी में बहुत ही अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन में मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देखिएगा। जो मैं साइंस की सीरीज चला रहा हूँ, अगर आप ये पूरी कर लेंगे तो आपके साइंस का किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं होगा। तो ज़्यादा बातें न करके जो लोग पहली बार जुड़े हैं, अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है भाई। फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और मूत्र मार्ग और योनि। बताइए भाई, स्त्री का जनन तंत्र कौन सा नहीं होता है? सबको ये चीज बातें पता होंगी भाई। इस जो आपका मूत्र मार्ग है, ये आपका क्या होता है? उत्सर्जित तंत्र होता है। जो आपका मूत्र मार्ग है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि ये क्या जनन तंत्र नहीं होता है, ये क्या होता है भाई? उत्सर्जित तंत्र होता है। मूत्र मार्ग से उत्सर्जित तंत्र होता है ये। तो फैलोपियन ट्यूब और सर्वेक्स जिसको बोलते हैं, ग्रीवा, वेजाइना, ये क्या होते हैं? आपके स्त्री के जनन तंत्र होते हैं। लेकिन जो आपका मूत्र मार्ग है, ये क्या होता है? मनुष्य में मूत्राशय जो तंत्र होता है, ये एक जोड़ी वृक्क में और एक जोड़ी मूत्र नलिका पाया जाता है। तो क्या ये जो आपका ये उत्सर्जन तंत्र होता है मूत्र मार्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको करिए दोस्त। क्वेश्चन कह रहा कि भाई वृक्क गुदा एक एंजाइम साबित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन क्या लिखा भाई, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम क्या है? तो भाई वृक्क से सीधा एक क्वेश्चन सीधे आपसे पूछ सकता था कि वृक्क से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? वृक्क से आपका कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? जल्दी से आप आंसर बताइए भाई। वृक्क मतलब क्या? गुर्दा। तो एक गुर्दे से जो आपका है, पहला ऑप्शन है आपका रेनिन, नाइट्रोजोनोन और हाइड्रोलेज और आपका मोनोऑक्सीलेज। तो आपका वृक्क से क्या होता है भाई? रेनिन का श्रवण किया जाता है। वृक्क में किसका श्रवण किया जाता है? रेनिन में, जो ये परिवर्तन आपका कर देता है, प्लाज्मा प्रोटीन को इसमें परिवर्तन कर देता है। और आपका एक जो रेनिन का काम होता है, ऑप्शन नंबर ए, रेनिन का एक काम और होता है कि रेनिन रक्त ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, बीपी को भी नियंत्रित करता है। तो क्या भाई, रेनिन आपका रक्त दाब को भी नियंत्रित करता है। किसको भाई? रक्त दाब को। ये चीज भी आपको क्लियर है कि रक्त दाब को नियंत्रित कौन करता है भाई? नियंत्रित कौन करता है? आपका रेनिन। तो हर चीज में आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा मिलेगी। रक्तदाब को भी नियंत्रित करता है कौन? रेनिन आपका, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा लाल आरबीसी के बारे में कह रहा भाई। आरबीसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। आरबीसी में न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, मतलब न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। मैंने आपको जब लास्ट वाली, आप जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, प्लीज जरूर फर्स्ट पार्ट देखिएगा। वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वो उसको जरूर देखिएगा। और आपकी जल्द और भी क्लासेज आएंगी, अब आपको लगभग क्लासेज मिल रही हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया और अंतः प्रदब्बी जालिका नहीं होती है। सेकंड कह रहा है कि भाई न्यूक्लियस, सूत्रकणिका, अंतः प्रदब्बी जालिका होती है। तो पहले ही मैं आपको बताया था, फर्स्ट वाली क्लास में बताया था कि आरबीसी में आपके केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो पहला आपका क्या, सेकेंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? न्यूक्लियस, सूत्र, लेकिन किंतु अंतः प्रदब्बी जालिका पाई जाती है। सूत्र कणिका नहीं होती हैं, किंतु अंतः प्रदब्बी जालिका होती है। तो मैं आपको बात क्लियर कर दूं, जो आपकी आरबीसी होते हैं, ये क्या होता है? इनको एरिथ्रोसाइट, पहले आप समझ लीजिए, आरबीसी को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जो आपका दूसरा नाम है वो क्या है? एरिथ्रोसाइट। और जो इसमें जो है आपका केंद्रक और आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया और अंतः प्रदब्बी जालिका नहीं पाई जाती है। इसमें क्या कौन सी? केंद्रक, माइट्रोकॉन्ड्रिया और अंतः प्रदब्बी जालिका नहीं पाई जाती है। मतलब क्या? ए विल बी आपका राइट आंसर होगा। और आपको मैं बता देता हूं, मैंने आपको फर्स्ट वाले में नहीं बताया था, इसकी संख्या कितनी होती है। जो आपकी पुरुष में होती है, मेल में जो आपकी होती है भाई, मेल में जो आपकी होती है 4.6 से 60, 4 जो मेल में होगी 4.6 to 60
मिलियन 4.6 से 60 मिलियन पर mm क्यूब। ठीक है, एक मिनट दिख नहीं रहा आपको। मेल में क्या होता है 4.6260 मिलियन पर mm क्यूब। वहीं अगर आप फीमेल में देखेंगे, आपको जो फीमेल में पाई जाती है 4 मतलब फीमेल में ये कम पाई जाती है 4.2 से 50 मिलियन पर mm क्यूब। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब मैंने आपको बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में संख्या सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आरबीसी की ज़्यादा होती है, फिर प्लेटलेट्स की ज़्यादा फिर होती है, फिर उसके बाद आपका डब्ल्यूबीसी की होती है। ठीक है, तो इनकी आरबीसी की क्या भाई वो जीवन काल क्या होता है 120 दिन होता है। ये भी आपको बात को क्लियर होनी चाहिए। और क्या करता है ये आरबीसी, और एक काम आपको बनाता है। देखो जैसे ही आप आरबीसी बारे में सोचो ना, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आरबीसी में क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या हीम की वजह से लाल होती है, रेड ब्लड, इसलिए इनको लाल रक्त कोश क्या कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी। इसमें क्या भाई केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदब्बी जालिका नहीं पाई जाती है, अंतःप्रदब्बी जालिका नहीं पाई जाती, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद किसकी होती है, प्लेटलेट्स की, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी की होती है। और तीसरी बात क्या होगी आपकी, इसी बात मैंने क्या बताया आपको, इसमें क्या है केंद्रक नहीं पाया जाता, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और क्या है, ये गैसों में, ये शरीर में गैसों का परिवहन का कार्य करती है, मतलब गैसों के परिवहन का कार्य करती है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है, एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, पाल और परितालिका आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? पहला आपका पैराबैग्निक किरणों से, पैराबैग्निक किरणों से है भाई। और सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, मेलानिन। आप पहले आप बात समझ लीजिए, मेलानिन दोस्त होता क्या है। मेलानिन इतना बात जान लो, जो जिसका कलर जितना डार्क उसके बाद उतना मेलानिन, जिसके बाल जितने काले वो उसके पास उतना मेलानिन, जिसके पास जितने आंख काली, त्वचा काली, जो जितना कलुआ उसके पास मेलानिन उतना ज़्यादा। वो काला, मेरा रंग भेद पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ मैं, प्लीज कोई कमेंट ये इसमें मत लेना। जो मेलानिन होता है, जो हमारे लोगों का कलर होता है, जो गोरे होंगे उनके पास मेलानिन कम होगा। लेकिन इसका भी एक वो भी है, नुकसान भी है। अगर मेलानिन, जो गोरे लोग होते हैं उनको जो है मेलानिन की वजह से वो गोरे होते हैं, उनके पास कम होती है। जिनके पास जितना ज़्यादा मेलानिन वो उतने ही उनका जो है कलर क्या होगा, वो डार्क होगा। तो ये मेलानिन क्या होता है, आपका एक वर्णक होता है जो त्वचा, आँख, बाल और आइरिस को रंग प्रदान करता है। ठीक है भाई, इतना डार्क होता है। और ये क्या भाई, जिसके पास जितना होगा ना उसका रंग उतना ही गहरा होता जाता है। मतलब क्या, मेलानिन ज़्यादा तो गहरा क्या होगा, रंग गहरा होगा। मेलानिन डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या होगा, गहरा रंग के। ठीक है, इतनी बात आप समझिएगा। जिसके पास जितना ज़्यादा मेलानिन उसके पास उतना ही गहरा रंग होगा, और उतना ही वो पराबैंगनिक किरणों से आसानी से बचेगा। तो किससे बचाता है भाई ये मेलानिन? पैराबैंगनिक किरणों से। जो सूर्य की पैराबैंगनिक किरण आती है उससे हमें बचाता है कौन? मेलानिन। मतलब जो जिनका गहरा रंग है वो उनके पास मेलानिन ज़्यादा है, तो उन्हें पैराबैंगनिक किरणें नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उनके पास सुरक्षा कवच है मेलानिन के रूप में। ये बात आपको समझ में आई? तो आपका आंसर क्या हो जाए, ए। तो मेलानिन किससे बचाता है दोस्त? पैराबैंगनिक किरणों से। मेलानिन बचाता है किससे? पैराबैंगनिक किरणों से। ये बात आपको क्लियर। चले भाई अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको बताइए भाई, बोमन संपुट क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। आप करो यार, ये सारी चीज़ें आप करोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? बताओ भाई, श्वसन क्रिया। अब श्वसन में श्वास नली तो होगी, खुद समझिए यहाँ पे, श्वास नली होगी, श्वासनी होगी, डायफ्राम जो हार्ट में पाया जाता अंदर होता है, डायफ्राम भी होगा आपका, डायफ्राम। ग्रसनी होता है, स्वरनल होता है भाई। श्वसन क्रिया में क्या क्या आपका होता है? नाक होती है। देखो श्वसन क्रिया में क्या क्या होता है, नाक, फिर ग्रसनी, फिर स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा, लंग्स। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं।
लेकिन जो बोमन संपुट है, ये जो आपका बी है, ये बोमन संपुट, बोमन नाम का जो प्राणी है, ये आपका ये उत्सर्जन तंत्र है। ये दोस्त क्या है आपका, ये उत्सर्जन तंत्र है। तो आपका बोमन संपुट क्या आ गया आपका, ये क्या होता है आपका उत्सर्जी तंत्र है, उत्सर्जी तंत्र है भाई। ठीक है, चले भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाया जाए भाई, ये आइए आमाशय। आमाशय के बारे में और क्या कहना भाई, इनकी विशेषता बताना है। अंग है, अंग की विशेषता बताना है, और आपके पास ऑप्शन से भी है। तो इसको पहले मिला दो यार, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। तो यकृत क्या है आपका, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहले ही आपका डी का फर्स्ट कर दो भाई। डी का फर्स्ट देखो एक ही जगह दिख रहा है, सीधे आपका आंसर हो जाएगा। डी का फर्स्ट सिर्फ बी में दिख रहा है, डी का फर्स्ट किस में है भाई, सिर्फ बी में है। तो आपका आंसर नंबर बी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी के आंसर देखोगे तो आपका आमाशय क्या होगा भाई, आमाशय क्या करेगा, अम्ल का निर्मोचन करता है। क्योंकि ये क्या होता है, जो आपका आमाशय है दोस्त, ये HCl प्रोवाइड करता है। जो आपका आमाशय है, आमाशय क्या करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। HCl प्रोवाइड कराएगा। आमाशय एक आंतरिक क्या होता है भाई, सेस्मल हाइड्रोक्लोरिक और पाचक रस स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक और पाचक रस स्रावित करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम में ले आता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, पचा हुआ भोजन किस में आता है, छोटी आंत में आता है। तो जो पचा हुआ भाग आएगा वो छोटी आंत में आएगा। फिर क्या करता है भाई, छोटी आंत क्या कर रही है आपकी, बी, छोटी आंत क्या कर रही है भाई आपकी, टू, बचे हुए भोजन को रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगी, बड़ी आंत आएगी। और बड़ी आंत क्या करती है भाई आपका, बड़ी आंत जल और जो कुछ लवण बचेंगे उनका अवशोषण करती है। तो आपका सी क्या होगा भाई, सी का थर्ड, जल का अवशोषण कर रही है बड़ी आंत। फिर यकृत आपका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका होती ही है। तो आमाशय पता चल गया, आमाशय क्या करता है, HCl देता है। छोटी आंत क्या करेगी, जो देखो पहले बात समझो, आपके मुंह में के अंदर गया, टाइलिन मिला। ठीक है, फिर आमाशय में, आमाशय से समझते हैं, आमाशय क्या करेगा भाई, आमाशय HCl दिया, उसको अम्लीय बना दिया, फिर जठर दे देता है। फिर क्या, अगर वहाँ से कुछ बचेगा तो आपको पहुँचेगा कहाँ, छोटी आंत में पहुँचेगा। फिर छोटी आंत में क्या करेगा भाई, अवशोषण होता है। छोटी आंत में क्या है, जल का अवशोषण, छोटी जो बचे हुए भोजन का है रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण होता है इसका। इससे जो रुधिर वाहिकाएं होंगी उनमें चला जाता है, और इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। और फिर जो आपका जल लवण बचता है, बड़ी आंत ज़्यादा काम नहीं करती, ज़्यादा काम छोटी आंत करती है। बड़ी आंत क्या करेगी, सिर्फ जल, जल तो किसी भी कोई भी कर सकता है, जल और जो लवण होंगे उनको कर लेती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या किसे परिवर्तित होता है भाई, जरा समझिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में सारी बात क्लियर होगी आपकी। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड है आपका वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। और प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है, प्रोटीन किस में जाता है, एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है, जिसको ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, प्रोटीन किसे परिवर्तित होता है, एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है, ये बात आपको पता ही है। और वसा क्या है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। कार्बोहाइड्रेट और सिंपल शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब क्या, सभी कथन इसके सही हैं, तीनों के तीनों कथन आपके सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में, सावधान विश्राम, ऐसी अवस्था में इसकी श्वसन की गति क्या हो, श्वसन दर क्या बताइए भाई। तो विश्राम अवस्था में दोस्त क्या होती है, 15 से 18 बार, 15 से 18 बार ये क्या होती है, विश्राम अवस्था। तो विश्राम अवस्था में क्या होगी, 15 से 18 बार। और व्यायाम अवस्था में, अगर व्यायाम कर रहा है लड़का, सब लोग व्यायाम किया करिए भाई, व्यायाम अवस्था में क्या होगी, 25 बार श्वसन दर भाई। ये बात क्लियर थी। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी में क्या, 15 से 18 बार। बी क्या हो जाएगा आपका, 15 से 18 बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उच्छ्वासन के समय पसलियां, उच्छ्वासन और श्वासन, बाबा रामदेव को सब लोग देखते होंगे, वो उच्छ्वासन और श्वसन दोनों करवाते हैं।
जिसी को प्राणायाम बोल देते हैं बाबा जी। अरे बाबा जी बहुत चालाक है, योग से देखो योगाधीश बन गए, कितने अरबपतियों खरबपतियों को पीछे छोड़ दिया बाबा रामदेव ने योग के माध्यम से। है भाई, बिजनेस कला है सबकी। चलिए भाई इसको क्वेश्चन करिए। उच्छ्वासन के समय पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, और क्या ऊपर की ओर गति करती हैं। देखिए पहले आप बात समझिए, पहले श्वसन तो करिए, पहले आप श्वसन करिए दोस्त। श्वसन करोगे तो सभी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यार श्वसन में क्या होता है आपका, पसलियां ऊपर और बाहर की ओर आती, पसलियां क्या होंगी ऊपर, श्वसन में क्या होंगी पसलियां ऊपर और बाहर की ओर, पसलियां ऊपर की ओर और बाहर की ओर। दिख रहा है यहाँ ऊपर और बाहर की ओर। एक भाग और होता है, क्या होता है आपका डायफ्राम। डायफ्राम जब आप श्वसन करते हैं तो दो प्रक्रियाएं होती है आपकी, पसलियां क्या हो ऊपर, दो प्रकार की गति होती है, पसलियां ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती हैं, डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है, डायफ्राम क्या करेगा नीचे की ओर गति करेगा। लेकिन यहीं पे दोस्त अगर आप उच्छ्वासन करेंगे, क्या करेंगे उच्छ्वासन, उच्छ्वासन सांस को छोड़ेंगे तो आपकी जो पसलियां होंगी इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो आपकी पसलियां हैं, या जो आपकी पसलियां हैं वो नीचे और अंदर की ओर, नीचे और अंदर की ओर, नीचे और अंदर की ओर। तो जब आप सांस ले रहे हैं तो अब क्या हो रहा है ऊपर की ओर और बाहर की ओर, ऊपर और बाहर। जैसे देखो सांस लो ऊपर की ओर और बाहर की ओर, और डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा। डायफ्राम जो होगा आपका नीचे की ओर जाएगा। लेकिन उच्छ्वासन करिए, देखिए तो नीचे और अंदर की ओर। डायफ्राम क्या होगा आपका ऊपर की ओर आएगा। डायफ्राम क्या होगा ऊपर की ओर, ताकि स्पेस कम बचेगा तो आपके जो आपकी सांस ली है वो बाहर निकल जाएगी। सांस छोड़ना, सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम जो होगा आपका, ये डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा, डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा। तो क्या करता है, पसलियां पूछा है, पसलियां देखियो उच्छ्वासन, ये श्वसन हुआ, उच्छ्वासन छोड़ दीजिए। तो उच्छ्वासन समय क्या है, पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, मतलब क्या नीचे की ओर गति करेंगी, नीचे और अंदर की ओर, नीचे और अंदर की ओर ये गति करेंगी। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और ऐसे ही आपके लगातार वीडियोज मिलती रहेंगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर दबा के करना है दोस्त, दबा के। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, खुद रात के 12 बजे मैं आपके लिए क्लास शूट कर रहा हूँ, अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर दिया। शेयर करने में क्या जाता है, कंजूसी काहे करते हो भाई, इतने काहे कंजूस हो। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्त।